हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th। ये चैप्टर जब आप पूरा लेक्चर देख लोगे ना तो आपको क्या फायदा देगा। मतलब ये उन दो बच्चों के लिए है जिसने बिल्कुल भी ये पहले चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पहले वो ये लेक्चर देख लेगा, समरी में इन सबको समझ लेगा, उसके बाद वो किसी भी बुक से ये पूरा चैप्टर पढ़ेगा, उसको काफी इजी लगेगा। या फिर ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको फिर से रिवीजन करना है। तो पूरा 35-40 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने के लिए कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, उनको भी फायदा है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना पहले पढ़ा था ना आगे पढ़ने वाले, उनको तो सबसे ज्यादा फायदा देगा। वाह, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। भाई कोई भी कंपनी है ना, चांस से सक्सेस नहीं होती, बाय लक सक्सेस नहीं होती। ये जियो 2009 में लॉन्च हुई और 2016 में जाके उसने प्लान लॉन्च किया कि भाई फ्री में डेटा ले लो, फ्री में इंटरनेट ले लो। लोग बाग लाइन लगा के साहब सिम खरीद रहे हैं। रातों रात एकदम से सब लोग सोच रहे हैं यार ये कहां से कंपनी आई, एयरटेल वोडा बीएसएनएल सबको खा गई। नहीं, 5-6 साल की प्लानिंग थी। मुकेश भाई ने, भाई अंबानी जी ने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया। पहले तो प्लान कर लिया क्या चीज लेके आनी है, ऑर्गेनाइज बनाया, बहुत अच्छा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए, बहुत अच्छे अच्छे वेल ट्रेन इंजीनियर्स को हायर किया, उनसे सर्विसेज ली, उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्ट किया। फिर जो टारगेट सेट किया था उसके हिसाब से वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन चीजों को कंट्रोल किया। तो इन सारी चीजों में जो मैंने अभी बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इन सारी चीजों में किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? अच्छा मैनेजमेंट। तो चाहे आप बड़ी कंपनी ले लो या आप छोटी कंपनी ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से किराने की दुकान को भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। भाई सामान कितना रखा है, स्टॉक कितना रखा है, बेसन आटा पोहा ये रखा है कि नहीं रखा है, उस छोटी सी दुकान को भी तो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर अपन बड़ी शॉप ले ले, कोई बड़ी चीज ले ले जैसे अमेजोन, क्या अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउस में स्टॉक मैनेज नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बात आ जाती है कि मैनेजमेंट ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो वो सक्सेस बन जाएगी। उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है ये। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि आप दूसरों से काम करवा रहे हो, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। भाई करण जौहर बहुत अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा एक्टर नहीं है, अच्छा डायरेक्टर है, वो दूसरों से काम निकलवाता है और फिर फिल्म हिट हो जाती है। तो बात यही है, उसी चीज को लिए हमको हमको क्या करना है? अच्छा मैनेजमेंट, जिससे हमारा गोल अचीव हो जाए। क्या? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई हम हर कोई चाहता है ना गोल अचीव हो जाए। मेरा गोल है कि तुम लोगों को अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा समझ में आ जाए। सेम तुम लोगों का गोल क्या होना चाहिए? अच्छा पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना। गोल तो है, हर कोई अगर जी रहा है तो कुछ ना कुछ तो साहब लाइफ में उसके ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। हाँ, वक्त रहते रहते टाइम के साथ गोल चेंज हो जाता है, पर गोल अचीव कब करना है? टाइम पर, तभी तो बात बनेगी ना। भाई 25 साल में तो ना 12th क्लास क्लियर करोगे। हाँ, तो बात आ जाती है इफेक्टिवली। हाँ, सही काम करना है, सही समय पे करना है, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव पर्सन। और एफिशिएंटली, भाई खर्चा भी तो बचाना है। माना मेरे को नागपुर जाना है, माना मैं ट्रेन से जाके लिमिटेड अमाउंट में सही समय पे पहुंच सकता हूं, पर मैं तो प्राइवेट जेट करवा रहा हूं, नीड भी नहीं है। और प्राइवेट जेट करवाने के लिए ये घर, ये क्लासरूम सब बेचना पड़ रहा है सिर्फ एक ट्रिप के लिए, तब जाके तो मैं एफर्ट कर पाऊंगा। तो क्या मैं एफिशिएंट हूं? नहीं। तो आपको मैनेजमेंट ऐसा करना है कि एक तो आपका गोल इफेक्टिवली टाइम पर अचीव हो जाए और कम खर्चे में अचीव हो जाए। कम खर्चे में अचीव मतलब एफिशिएंटली हो जाए। और प्रोसेस जो है ना वो ही है पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करना, डिपार्टमेंट बना के रखना, ड्यूटीज असाइन करना। स्टाफिंग मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए उतने वर्कर्स को हायर करना। वर्कर्स आ गए, रॉ मटेरियल आ गया, हमारा गोल सेट है, हमारा प्लान सेट है, तो भाई उनको इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा ना, डायरेक्ट करना पड़ेगा ना उनको।
अब वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। भाई तू अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से पीछे चल रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है तेरा और जो हमने तेरे को स्टैंडर्ड सेट करके दिया उससे पीछे चल रहा है। रोज 8 घंटे पढ़ाई की बात हुई थी, तब जाके 95% ऊपर आने, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो 8 घंटे। ऐसा बोलकर अपन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वापस से राइट ट्रैक पे ला रहे हैं। दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग। तो यही काम है किसका? मैनेजमेंट का। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि जब आप टास्क टाइम पे कंप्लीट कर लो, और एफिशिएंसी क्या है कि आप ऑप्टिमम कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में स्टैंडर्ड आउटपुट ले आओ। दैट इज व्हाट एफिशिएंट। आ रही बात समझ में? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस आ सकता है। तो अब बात देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। भाई गोल ओरिएंटेड है ये। आप मैनेजमेंट करोगे ताकि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। भाई जोमेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका गोल क्या है? फास्ट डिलीवरी करना, टाइम पर साहब गुड्स पहुंच जाने चाहिए, फूड डिलीवरी हो जानी चाहिए टाइम पे। और अगर ऐसा उसने किया तो मतलब उसका मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। जैसे ही आपने ऑर्डर किया, फिर वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आ जाता है, मतलब ये सब सिस्टम जनरेटेड हो रहा है। कैसे डिलीवरी बॉय वहां ऑर्डर ट्रैक करके पिक करके तुम्हारे यहाँ तक डिलीवरी कर रहा है। अगर ये सब चीजें टाइम पर हो रहा है, मतलब इफेक्टिव और कम खर्चे में हो रहा है एफिशिएंटली, और जोमेटो ने अपना गोल भी अचीव कर लिया है। सेकंड है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में अपन को तीन चीजें देखनी है, एक वर्क, एक पीपल और एक ऑपरेशन। काम क्या है? पीपल कौन करेगा? ऑपरेशन कैसे करेंगे? भाई काम क्या है? हमको मूवी शूट करनी है, आज एक गाना शूट करना है, दैट इज व्हाट काम है। भाई मान लो ना थोड़ी देर के लिए मैं करण जौहर हूं। फिर पीपल कौन करेगा? एक्टर्स लाने पड़ेंगे। ये आ रहा है शाहरुख खान, एक्टर साहब कौन करेगा? इतना सारा क्रू लग रहा है साहब, ठीक है ना। और ऑपरेशन कैसे? शूटिंग, एडिटिंग, कोरियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या हुआ? मल्टी डायमेंशनल। तीन चीजें इसमें आती हैं, काम दैट इज वर्क, कौन करेगा दैट इज पीपल, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करते हैं हम लोग दैट इज ऑपरेशन। फिर आ रहा है पर्वसिव। पर्वसिव मतलब जो सारी जगह अवेलेबल हो। जैसे मैनेजमेंट है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे तो लगता है, रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, आईटीसी। क्या छोटी कंपनियों पे नहीं लगता? हम जैसे बीएमटीएन, हाँ छोटा नहीं है अपन, पर बता रहे हैं अपन कि भाई माना आगे चल के बड़े हो जाएंगे थोड़े अपन। तो बीएमटी, भूषण मोटवानी ट्यूटोरियल्स में भी क्या मैनेजमेंट लगता होगा? हाँ। बड़ी कंपनियों में लगता होगा? हाँ। लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनमें मैनेजमेंट चाहिए, काफी लेवल पे चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैनेजमेंट चाहिए? नगर निगम डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट, उन पे भी तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। हर चीजों को मैनेज करना है ना, कि सही तरीके से टैक्स कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही तरीके से गवर्नमेंट के ट्रेजरर में टैक्स जा रहा है नहीं जा रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूं, मंदिर, ट्रस्ट, स्कूल, चर्च, हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, आज अगर आपने मंदिर के बाहर रिलीजियस सेरेमनी करी है, फ्री फूड आपने सर्व किया है, इतने हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट बड़ी कंपनियों में भी चाहिए, छोटी कंपनियों में भी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग भी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी। कंटिन्यूअस, एक ही दिन सिर्फ मैनेज करोगे क्या? लगातार नहीं करते जाएंगे। अब नेटफ्लिक्स देख लो, आए दिन नए नए कंटेंट के बारे में सोचता रहता है। अच्छा अच्छा मूवी, अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आती रहती है। तभी तो हम और आप जैसे लोग नेटफ्लिक्स को ज्यादा देखते हैं, महंगा भी है ना। तो बात आ जाती है ग्रुप एक्टिविटी। अकेले धोनी ने सिक्स मारा 2011 में और वर्ल्ड कप जिता दिया। कितनी गलत बात कह रहा हूं मैं? क्या युवराज सिंह ने मेहनत नहीं करी थी? क्या हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने नहीं करा था? इंग्लैंड से मैच तो उन्होंने जीता। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये ग्रुप एक्टिविटी है, एक बंदे का खेल नहीं है। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। डायनामिक, डायनामिक मतलब जो अपने आप को वक्त के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करे। अब डोमिनोज चीज बस पिज्जा आ रहा है, एक्स वाई जेड पिज्जा आ रहा है, हर बार मेनू में चेंज करता रहता है। दैट इज व्हाट, उसका मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। उसको लग रहा है इंडियन क्राउड, मतलब नॉर्थ साइड या एमपी साइड, ज्यादा यूपी साइड भी ज्यादातर वेजिटेरियन है, तो इधर जो एड चलाएगा, कैंपेन चलाएगा, वो
वेजिटेरियन पिज्जा को ज्यादा प्रमोट करेगा। अरे बात समझ में? कहीं-कहीं एरिया में नॉन-वेज जहाँ चलता है वहाँ नॉन-वेज ज़्यादा प्रमोट करेगा। इंटेंजिबल बॉस मैनेजमेंट दिखता थोड़ी ना है। मैं आपको ये थोड़ा बोल सकता हूँ कि जाओ यार ये खाली बोतल है, जाओ के मैनेजमेंट थोड़ा भर के आना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैनेजमेंट को आप फ़ील कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट को आप देख सकते हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में जा रहे हैं, वहाँ बड़ा डिसिप्लिन है। आप मेरी क्लासरूम में आ रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन तरीके से बच्चे बैठे हैं। मतलब क्या मैनेजमेंट है भाई भूषण सर का। केओस है, लड़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, लड़ रहे हैं सब बच्चे। अब क्या मैनेजमेंट है? पुअर मैनेजमेंट है। कंट्रोल ही नहीं है इनका बॉस। तो मैनेजमेंट का फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल, पर्वसिव, कंटीन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक और इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। पहला अपन को सोचना है कंपनी के बारे में। जब अपन अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे दैट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर 3 बातें आती हैं एसपीजी सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल इतना कंपटीशन है भाई टेस्ला जैसी इतनी बड़ी कंपनी इलॉन मस्क की जब इंडिया लॉन्च हो रही है तो उसको देखना पड़ रहा है कि हम मार्केट में सरवाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। सरकार ने पहले ही उस पे इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा रखा है कि जो कार वहां 35 लाख की बिकती है वो यहाँ 60 लाख के आसपास अराउंड तो लॉन्च हुई है। तो कंपटीशन किस इतनी सारी कंपटीशन में कार कंपनियां हैं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का। तो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और भाई जब अपना सेल्स बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगी। ज्यादा लोग टेस्ला कार चलाएंगे अगर तभी तो कंपनी का प्रॉफिट होगा ना। और उसके बाद फिर ग्रोथ हो सकता है मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में अभी टेस्ला का सेंटर है। इसके बाद हो सकता है हमारे ग्वालियर में आ जाए। आप और हमारे जैसे लोग टेस्ला कार चलाएं आ जाए। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है, पहले टिके रहना है, सर्वाइव करना है हमें, ठीक है ना? फिर हमको प्रॉफिट कमाना है और जैसे ही हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट हमारा चांदी-चांदी है, सोना ला के दे रहा है, सोना मतलब पैसा कमा के दे रहा है, तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे और ज्यादा काम करके ग्रो करेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देंगे, तभी तो जाके हम कंपनी के बारे में सोचेंगे। और जब कंपनी कस्टमर से इतना फायदा कमा रही है, अपने प्रोडक्ट से इतना फायदा कमा रही है, तो क्या सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगी? अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर बना रहे हैं, वैसे ही हमारा एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर है ग्वालियर का, दिल्ली का, तो क्या हम ऐसी कार, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाए जो हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो? थोड़ा-सा एयर पॉल्यूशन कम करें। तो जब हम सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं, अपने प्रोडक्ट से हमारे कस्टमर को ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं मतलब हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, एजुकेशन और हेल्थ वगैरह चीज़ें अच्छी रहें। भाई हम टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते रहें, नए-नए चीज़ें उनको सिखाते रहें, ताकि उनसे वो काम हम भी ले पाएँ, उनको भी अगर ये सब काम ट्रेनिंग अपडेटेड होके, अगर वो कहीं हमारी जॉब छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। जब हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं मतलब हम सोशल सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है। भाई मैं भी तो ये कोशिश करता हूँ ना आपको सारी चीज़ें बताऊँ। सारी चीज़ें जो ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ है वो आपको पता पड़ते रहे मेरे थ्रू। भाई जितना मेरे को पता पड़ेगा उतना ही मैं बता पाऊँगा। तो ये मैं एक तरीके से इस चीज़ के तो ना मैं पैसे ले बात हो जाती है बस सोशल ऑब्जेक्टिव भाई मेरे सारे स्टूडेंट अपडेटेड रहने चाहिए। देखना कभी क्लासरूम में ऐसा ही होता है। बात आ जाती है क्वालिटी प्रोडक्ट देना, गवर्नमेंट के एनजीओज़ वगैरह में सपोर्ट करना, फिर आ जाता है हम सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचते हैं। मेरे जैसा इंसान होना चाहिए, सबसे आखिरी में अपने बारे में सोचो। नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या? कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को गुड वर्किंग कंडीशन, टाइम टू टाइम उनको सैलरी दूँ, प्रमोशन दूँ, एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट दूँ, एक ऐसा वर्क कल्चर दूँ कि उनको रोज़ लगे यार, रोज़ हम जब भी बीएमटी में आते हैं, कुछ नया सीख के जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट माय पर्सनल गोल। भाई इससे मेरा भी प्रमोशन होता रहेगा। ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा, हो सकता है आप लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आओ, आपका नाम तो रोशन होगा ही होगा। माँ-बाप आपके खुश होंगे ही होंगे, उनका नाम भी बहुत रोशन होगा।
रोशन मतलब मैं ऋतिक रोशन या राकेश रोशन नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नाम होगा, प्राउड फील वाली बातें कर लेंगे आप लोग और मैं लोग, तो मेरा भी तो होगा ना नाम। हो सकता है ना फिर और बच्चे आ जाएँ, तो बात हो जाती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? हो सकता है हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में रिकॉग्निशन बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाए, पहचान बढ़ जाए। भाई हम इतना अच्छा पढ़ाएँ कि लोग बाग हमें हमारे अच्छे काम, अच्छी पढ़ाई से पहचानने लगे। तो दैट इज़ व्हाट आपने अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन-कौन से? ऑर्गनाइज़ेशन, सोशल, पर्सनल। फिर आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। बताओ इतनी देर से अपन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 15-16 मिनट हो गए, तो हमको क्या ये पता नहीं पड़ा ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है? आज अगर हमने पढ़ाई में अच्छे से सब चीज़ मैनेज करके चले तो क्या हम सक्सेस नहीं होंगे? अरे! सबसे पहले तो क्लास के टेस्ट में हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लाने हैं। फिर एक दिन हम स्कूल में टॉप मारेंगे, फिर हम अपने सिटी में टॉप मारेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है स्टेट में, हो सकता है नेशनल लेवल पे हमारा नाम हो जाए। आज तक में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएँ हम लोग। इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे पर अच्छा पढ़ाई करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। टाइम पर सोना, टाइम पर मतलब ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाने का है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना है। चलाओ, पर ज़्यादा नहीं। मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अब वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स सेल फ़ोन चला ही रहे होगे। तो मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ग्रुप गोल अचीव करने में। अभी-अभी अपन ने डिस्कस किया था, ज़ोमैटो का डिस्कस किया था। कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, भाई वो चाहता है उसका पूरे ग्रुप का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ना। और एफिशिएंसी में काम हो। बताया था ना एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कम। अब डीमार्ट खोला, तो डीमार्ट का काम ही यही है। वो कॉस्ट कम और उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। धीरे-धीरे उसके सेंटर पहले बिग बाज़ार बहुत हिट हुआ करता था। बिग बाज़ार कब बिक गया, कब रिलायंस स्मार्ट में कन्वर्ट हो गया, पर डीमार्ट तब भी अच्छा था, तब भी नंबर 1 था, अभी भी। ठीक है? तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मार्केट में जो चेंजेस आए। भाई 2017 में जीएसटी आ गया। हमारा इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना अच्छा काबिल हमने एम्प्लॉइज़ हायर कर रखे हैं कि वो रातों-रात जीएसटी उन्होंने पढ़-पढ़ के या हमने ट्रेनिंग दे-दे के उनको सिखा दिया। घबराए नहीं वो लोग। मार्केट में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, उस हिसाब से चल रहे हैं। आज एआई का ज़माना है, उस हिसाब से साहब हम लोग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे कि कोई भी चीज़ हो। तो मैनेजमेंट से क्या हो जाता है, आप डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो जाती है। अगर बाहर मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप उसको ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी-अभी हमने बताया। अगर हमारी कंपनी नाम कमा रही है, सोसाइटी में हमारा नाम है, तो क्या हमारा नाम नहीं होगा? हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाएँगे? सोशल रिकॉग्निशन मैंने बताया था ना अभी-अभी हो जाएगा। मैनेजमेंट भाई सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी तो हेल्प कर रही है ना। अब भी हमने पढ़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाएँगे, हेल्दी कस्टमर होंगे, तो वो हेल्दी होंगे तभी तो बार-बार मेरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे और मेरी सेल्स बढ़ जाएगी मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा है? हमारा ग्रुप का गोल अचीव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाते हैं हम, कम खर्चे पर अच्छा और ज़्यादा आउटपुट देते हैं। हम डायनामिक ऑर्गेनाइज़ेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईज़िली कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोसाइटी का डेवलपमेंट हमारे अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में है बॉस। फिर बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। क्या मैनेजमेंट साइंस का जैसे होता है, आर्ट के जैसे होता है, प्रोफेशन के जैसे होता है? क्या-क्या ऐसे रंग हैं जो मैनेजमेंट ने साइंस, आर्ट, प्रोफेशन के ले रखे हैं? क्या साइंस को हम बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं? हाँ। क्या साइंस में काफ़ी एक्सपेरिमेंट लगते हैं? हाँ। जो हमने एक्सपेरिमेंट करके रिज़ल्ट लाया है, वो यहाँ जो हम रिज़ल्ट लाए हैं, यही चीज़ अगर यूएसए, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो क्या सेम रिज़ल्ट मिलेगा? हाँ। क्या साइंस साइंस जैसे ये वाले फीचर्स क्या मैनेजमेंट में भी लगते हैं? क्या मैनेजमेंट की भी कोई बुक्स आती हैं क्या? हाँ। क्या मैनेजमेंट हम लोग ह्यूमन पे लगाते हैं? हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं, नेचुरल पर्सन पे कर रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर अलग-अलग होने के कारण, अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण
हमें नहीं पता कि हम एक्स्ट्रा बोनस देंगे तो ये एम्प्लॉय हमेशा ही हमारे साथ टिका रहेगा, हमारी कंपनी में काम करता रहेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। हो सकता है गलत हो जाए। हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट कहीं अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्री में तो काम चल जाएगा, पर हो सकता है हमारी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्री जैसे में काम नहीं करे, बोनस देने के बाद भी एम्प्लॉइज भग जाए। तो भाई मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस तो नहीं है। यूनिवर्सली जो हम यहाँ जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसी तरीके से हम यूएसए में भी सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। क्या मैनेजमेंट में आर्ट के फीचर हैं? आर्ट क्या, आर्ट मतलब कला, कि आप में दूसरों से कुछ अलग करने का तरीका है। भाई शाहरुख खान की एक्टिंग करने का तरीका अलग है, आमिर खान की एक्टिंग करने का तरीका अलग है। हर किसी में क्रिएटिविटी है अपनी अपनी। धोनी अलग तरीके से शॉट खेलता है, सचिन तेंदुलकर अलग तरीके से शॉट खेलते हैं। तो बात यह आ जाती है हर किसी में अपनी अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टेक्निक है। ये सब कैसे पर्सनल स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, ये काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। तो क्या आर्ट के लिए, जैसे हम खाना बना रहे हैं, क्या इसके लिए, या हमें क्रिकेट सीखना है, इसके लिए मार्केट में वीडियोस या बुक्स अवेलेबल हैं क्या? इसको सीखी जा सकती है, हाँ। इसका मतलब पर्सनल स्किल्स को क्या डेवलप किया जा सकता है, हाँ। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम कुछ नया सोचना पड़ेगा। 10th में अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या कमी थी, या 11th में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो आप उस चीज से अगर सीख कर उस चीज को दोबारा रिपीट ना करके 12th में अगर अच्छा रिजल्ट ला रहे हो, भाई आप में भी कला है, आप भी बहुत बेहतरीन मैनेज कर रहे हो, आप में क्या आर्ट है। तो मैनेजमेंट में क्या आर्ट के फीचर अवेलेबल है? हाँ। तो साइंस का भी एक फीचर अवेलेबल है, आर्ट के भी अवेलेबल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है? हाँ। अगर एक स्पेसिफिक पूछे कि भाई ज्यादा साइंस है या ज्यादा आर्ट है, तो हम बोलेंगे ज्यादा आर्ट है। ठीक है। फिर बात आ जाता है ऐसा प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन क्या, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा सीए प्रोफेशन है। क्या सीए प्रोफेशन का कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप है? हाँ, आईसीएआई है। क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? अगर सीए फर्म में पार्टनर बनना है तो क्या सीए होना जरूरी है? हाँ, होना जरूरी है भाई। पर मैनेजमेंट के लिए अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत बड़ा पहले भी 5 साल तक एक होटल को मैनेज किया था, तो वो होटल का बंदा एमबीए भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, क्या मैं अपने होटल में उसको हायर करके सैलरीड पे रख लूं? हाँ, रख सकता हूं ना भाई, उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैनेजमेंट के लिए, एमबीए के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री या कोई एसोसिएशन नहीं है। तो हाँ, पर इसकी भी बुक्स अवेलेबल हैं क्या? हाँ। क्या इसमें भी मैनेजमेंट का, प्रोफेशन का, जैसे हमेशा सर्विस मोटिव होता है, कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूं मैं सर्विसेज दे रहा हूं, एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, सीए प्रैक्टिस में कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूं। तो क्या ऐसा ही मैनेजमेंट में सर्विस देने जैसा फीचर, नेचर है क्या? हाँ है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस एंड अ परफेक्ट आर्ट। ठीक है। एस इट रिक्वायर पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट का नेचर, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन सबसे ज्यादा किससे मैच होता है? आर्ट से, जो कि आप में भी है। आप लोग कोचिंग क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, पीवाईक्यू भी लगा रहे हो, वन शॉट वीडियो भी देख रहे हो, फिर जाके अगले दिन टेस्ट भी दोगे, उसमें भी अच्छा स्कोर करोगे। मतलब आप में भी एक आर्ट है बॉस, जादू है आप में। एक दिन यही जादू एक अच्छी प्राउड वाली स्माइल बनने वाली है पेरेंट्स के लिए। अब वो तो हमें करना है भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब तो स्कूल का आखिरी साल है, अब तो खुश करना ही है हमें, घर वालों को, अपने आप को, मेरे को, आपकी खास दोस्त को, सबको खुश करना है हमें एक दिन। अब बात कर लेते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई 3 लेवल है। 3 लेवल क्या है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसी लोअर लेवल को हम फर्स्ट लाइन या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ठीक। जो सबसे काबिल लोग होते हैं, सबसे ज्यादा ऊंची पढ़ाई करके बैठे होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, एसीसीए, सीए, सीएमए, ये लोग ही जाते हैं टॉप लेवल में। इनको भाई बकायदा पोस्ट मिलती है, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये लोग ही कंपनी का ब्रेन होते हैं। कंपनी में क्या क्या काम लाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कितना और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है,
किसको बेचना है, कितने पे बेचना है, कहां से लोन उठाना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, टॉप लेवल का काम है। लाइजनिंग करते हैं, ये नए नए प्रोजेक्ट ढूंढ के लाते हैं। तो मिडिल लेवल का काम क्या है भाई? मिडिल लेवल का काम है जो पॉलिसीज प्लान टॉप लेवल ने बनाई है उनको एग्जीक्यूट करना, उनका पालन करवाना, उनका लागू करवाना। तो जो जो टॉप लेवल मिडिल लेवल से बोलता है कि भाई इतने गुड्स बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ये ए प्लस क्वालिटी के होने चाहिए, तो ये काम टॉप लेवल मिडिल लेवल को कह रहा है। और मिडिल लेवल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सारा है मिडिल लेवल में। ये लोग फिर ये काम को एग्जीक्यूट किससे करवाते हैं? जो फील्ड पे काम करते हैं। भाई फील्ड पे काम कौन करता है? लोअर लेवल के लोग। इनको बोलते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर। भाई कम पढ़ाई करेंगे तो अपन लोअर लेवल पे रह जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं हमेशा टॉप लेवल पे रहो बॉस। तो इनका काम होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जो बॉस ने हुक्म दिया है उसको मानना, साथ में अच्छी कंडीशंस रखना, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स का ख्याल रखना, ये अच्छा आउटपुट देना, टाइमली काम को कंप्लीट करना, ये सब काम होता है लोअर लेवल के मैनेजमेंट को। तो बात आ जाती है कितने लेवल रहते हैं भाई? टॉप लेवल, ठीक, जो काम लाता है। मिडिल लेवल दूसरों से काम करवाता है, ऊपर से हुक्म सुनता है और नीचे वालों से काम करवाता है। और जो एक्चुअली फील्ड पे काम करते हैं दैट इज व्हाट? लोअर लेवल। 3 लेवल हो गए। सबसे लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो कोऑर्डिनेशन है ना, पॉज डीसी में तो देखो नहीं आ रहा भाई। पॉज डीसी को अगर कोई साथ में जोड़ के रख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ना, दिस इज कोऑर्डिनेशन। आप प्लानिंग करते रह जाएंगे कि आपने इतने गुड्स बनाने। भाई चीजों को ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। उतनी बड़ी फैक्ट्री, मशीन, लेबर है भी कि नहीं है, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस। एसेंस मतलब जिसका खाने में सबसे ज्यादा टेस्ट आ रहा है। भाई मान लो कि पानी तो नहीं आ रहा है पनीर की सब्जी हम खा रहे हैं, तो पनीर का एसेंस सबसे ज्यादा होगा ना पनीर की सब्जी में। अब मशरूम थोड़ा डाल रहे हैं उसमें हम, मतलब पनीर की सब्जी में हम बाकी सब चीजें थोड़ा ढूंढेंगे हम लोग। तो जो जो मेन है, मेन पार्ट है, वो है कोऑर्डिनेशन, जिनके थ्रू ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक फंक्शन में नहीं चाहिए, एक प्लानिंग में नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए हमें। भाई कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस रखें जिस बेस पे हम उसको सिलेक्ट करें, उसको कैसे ट्रेनिंग दें, फील्ड पे लेकर आए या एक डमी मशीन या वीडियो दिखा के ट्रेनिंग करें, इसमें भी तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, इन सारे फंक्शंस में, पूरे प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट बात है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किस फंक्शन में चाहिए? सारे फंक्शन में। किस लेवल पे चाहिए? क्या टॉप लेवल को मिडिल और लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करके नहीं चलना? चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन तो सारे लेवल में चाहिए। टॉप लेवल काम लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, भाई लोअर लेवल से पूछ तो लो पुराना काम हुआ है कि नहीं हुआ, नया काम लेने की क्षमता है कि नहीं है। मिडिल लेवल से पूछ लो कि और वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, हम काम और लें कि नहीं लें। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करके चलना सारे लेवल्स में। तो एसेंस क्यों है? क्योंकि ये हर फंक्शन में चाहिए, ठीक, हर लेवल पर चाहिए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर एसेंस बोला जाता है। वही सब्जी, सब्जी में जिसका मेन टेस्ट है, जिस जिस सब्जी जिस नाम से है वो है कि नहीं है उस सब्जी में, वो देखना पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा ये सब्जी वगैरह पेपर में मत लेके आना, नहीं तो सब्जी मिलेगी फिर। बात समझे? ठीक है ना? मैंने आपको सिर्फ ये ऊपर-ऊपर से समराइज़ करवा रहा हूँ। देखो पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा बॉस। ये तो आप सुन के बस आप मन ही मन में खुश हो रहे हैं, वाह यार एक चैप्टर हो गया। ये सारी चीज़ों को बस रिकॉल करवा रहा हूँ जल्दी-जल्दी, और कुछ नहीं है इसमें। फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स में अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या कोऑर्डिनेशन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है? हाँ।
क्या इसमें यूनिटी ऑफ एफर्ट निकल के आती है? हम एक साथ अगर कोऑर्डिनेट करके ताकत से मारेंगे तो ज्यादा जोर से लगेगी एज कंपेयर टू एक उंगली से मारूं मैं तो दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ एफर्ट। हर डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है। भाई प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, सही परचेजिंग होनी चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सब अच्छा करना है, हिसाब बनाने वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अच्छा करना है। सारे डिपार्टमेंट अच्छा काम करेंगे तभी तो एक एक्शन, एक रिजल्ट निकलेगा ना। और एक ही दिन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, बार-बार नहीं होना चाहिए, हर दिन नहीं होना चाहिए। जब तक गोल अचीव नहीं हो जाए, रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक कोऑर्डिनेशन करके चलना है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है, मैंने बताया। हर लेवल पे चलता है, मैंने बताया। और कोऑर्डिनेशन है ना, डेलिब्रेट करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता है। अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि एक टीचर कोशिश कर रहा है, अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दिन रात तुम पे मेहनत करने की, तो तुम्हारा भी फर्ज, तुम्हारी भी जिम्मेदारी, तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तभी जाके तो बल्ले-बल्ले होगी, तभी जाके तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा ना। तुम वक़्त पे मेरे से डाउट पूछोगे, मैं तुमको बताऊँगा, कोऑर्डिनेट करूँगा, तभी तो जल्दी समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। तो ये डेलिब्रेट है। और अगर ऐसा हमने कर लिया तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी। हमारी कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब एक साथ अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। और जो स्पेशलाइज़ेशन है, मान लो हमारी टीम में एक एमबीए है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, सब लोग अपनी-अपनी फील्ड में स्पेशलाइज़्ड हैं। हर कोई बोल रहा है मैं अपने काम में परफेक्ट, मैं अपने काम में स्पेशलाइज़्ड। भाई इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कोऑपरेशन करके चल रहे हैं, कोऑपरेट करके चल रहे हैं एक दूसरे को, तभी तो जाके हमारी कंपनी बड़ी बनेगी। सारे फंक्शंस, सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और एक दिन हरा झंडा गाड़ के आएंगे, हम लोग जीत कर आएंगे साहब। ये सब चीजों में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ठीक। आई होप आपने पूरा लेक्चर देखा हो। मेरे को मालूम है आप लोग 2x की स्पीड पे ही देखते हैं, तो मैंने भी जल्दी-जल्दी ही पढ़ाया है। मैंने बोला था 30-35 मिनट्स में ये खत्म कर दूँगा और मैंने अपने वादे को निभाया है। ये सुनने के बाद बुक से ज़रूर पढ़ लेना। मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में जल्दी। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, भाई लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों से वीडियो शेयर करना तो बनता है। ठीक है? ख्याल रखें अपना, माँ-बाप का और ज़िम्मेदारी का, जो आपने ले रखी है पढ़ाई की, ठीक है? जय श्री राम।